हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। ये आपकी आरटीआई की क्लास है। आरटीआई में हम लोग जो है सारा कुछ कर चुके थे, बस आपका एक टॉपिक बचा था, आपका जो है क्षेत्राधिकार। आपका न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार होता है उसको हम यहाँ पे करना है। अगर क्षेत्राधिकार की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इसमें आपके सारे कानून यहाँ पे बताए गए हैं कि न्यायालय के अंदर आपके जो भी कानून आते हैं सारे कानूनों का यहाँ पे अधिकार शामिल होता है। और जो भी पार्टी होती है, जैसे वाद विवादित वाली पार्टी होती है, उनके जो भी केसेस होते हैं, जैसे उनका न्यायालय हुआ, उनके न्यायाधीश कौन हुए, उनका जो है फैसला क्या आया, ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ जो है इसकी जड़ तक जाता है। सारी चीज़ों इसकी जड़ तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ वो देखते हैं कि मामला और भाग्य के का फैसला दो तरह से होता है। जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं वो प्रथम दृष्टया मामला होते हैं। प्रथम दृष्टया मामले में वो उनका सीधे आपका आंसर आ जाता है। बट कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कुछ बहुत ही ज़्यादा टेढ़े जो है आपका जो कह सकते हो कि जो है साक्षी पर डिपेंड करते हैं। तो दोनों चीज़ों में होता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो भाग्य का फैसला होता है या फिर प्रारंभिक चरण में योग्यता के आधार पर होता है। यदि कोई अधिकार क्षेत्र के बिना पारित आदेश निरर्थक हो जाता है तो वह कानून द्वारा योग्य करने योग्य नहीं होता। जैसे कोई भी आपका केस मान लीजिए आप दाखिल किए, बस उसका कोई आधार नहीं था, वह निरर्थक हो गया, आपने केस दायर किया बट आधार नहीं था। आधार क्या मतलब कोई उसका जो है बेस ही नहीं है, किस बात पे मुकदमा लड़ा जाए, तो वो निरर्थक साबित हो जाता है। सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को जो है आर्थिक आधार पर विभाजित किया जाता है। अब आर्थिक आधार पर विभाजित किया जाता है उसको क्या है, देखिए नंबर 1 पे जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 15 में आर्थिक क्षेत्राधिकार को बताया गया है। अब आर्थिक क्षेत्राधिकार में आपका क्या है कि इसमें जो मामले हैं वो सबसे पहले जो न्यूनतम क्षेत्र में जाते हैं, न्यूनतम श्रेणी के न्यायालय में जाते हैं। अब जैसे न्यूनतम श्रेणी के, जैसे आपका कोई मोहल्ले का केस है, आपका कोई विलेज का केस है, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। मान लीजिए आपका कोई यूनिवर्सिटी का केस है तो यूनिवर्सिटी का केस कहाँ जाएगा, आपका हाई कोर्ट में जाएगा। और कोई अगर जो देश का मामला है, ठीक है, कंट्री का मामला, तो कंट्री का कहाँ जाएगा, वो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी का मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में चला जाए या फिर आपके मोहल्ले का केस हाई कोर्ट में चला जाए, ऐसा नहीं है। जो सबसे निचतम जो है अदालत होगी उसमें आपका केस जाता है। जूनियर सिविल जज के लिए जो है धनराशि 3 लाख रुपए तक रखी गई है और 3 लाख से 15 लाख रुपए तक जो है 15 लाख रुपए तक जो है सीनियर सिविल के पास जो है केस जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैटर करने वाला ये चीज़ है कि सीनियर सिविल जो होता है उसके पास 3 लाख से 15 लाख रुपए तक जाता है मैटर, तो उसके ऊपर वाला मैटर कहाँ जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताया गया कि उच्च न्यायालय के पास कोई आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं होता है। अगर जो मान लीजिए यहाँ पे कोई उसके पास ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो सीधे अपील कर सकता है, वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है केस के लिए, ना कि वो सीधे जाएगा। ठीक है, पहले उसको अपील करना होगा। अब प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की अगर जो बात करते हैं तो प्रादेशिक क्षेत्र सीपीसी की धारा आपकी 1620 तक जो है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को बताया गया। 16 से 18 तक आपका जो है क्या, 16 से 18 तक आपका जो है अचल संपत्ति, और धारा 19 में आपका जो है व्यक्ति के मुआवजे के लिए चल संपत्ति के संबंधित मुकदमा को बताया गया। ठीक है, अगला आपका जो पॉइंट है एक मिनट, अगला पॉइंट है किसी न्यायालय का क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है उसको देखते हैं। कोई भी चीज़ होगा तो हर एक चीज़ किसी ना किसी बात पर निर्भर करता है। तो आपका जो न्यायालय है ना, तो ये आपकी किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक तो आपकी अचल संपत्ति पर निर्भर करता है और दूसरा विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्र में जो स्थित अचल संपत्ति, जैसे अभी मान लीजिए आपको अभी हमने बताया कि जो है 3 लाख रुपए तक जो है उसमें जूनियर में जाएगा, 15 लाख रुपए तक सीनियर में जाएगा। ठीक है, इन सारों पे तो निर्भर करता ही है। बट और भी क्या चीज़ होती है, यदि मुकदमा वसूली, किराया, विभाजन मतलब 2 चीज़ों का बंटवारा, बिक्री, पुनर्ग्रहण मतलब पुनः उसको जो है ग्रहण कर रहे हो, निर्धारण से संबंधित हो, तब वो अचल संपत्ति के मामले में आएंगे। दूसरा, संपत्ति किसके जो है अधिकार क्षेत्र में है, जैसे आपका ये अधिकार क्षेत्र है, इसमें आपकी संपत्ति है, तो मैटर कहाँ जाएगा, ये भी एक कारक होता है अचल संपत्ति के मामले में। दूसरा आपका अचल संपत्ति के अधिकार का स्थानीय सीमा के भीतर न्यायालय में स्थापित होगा। मान लीजिए आपकी यहाँ पे संपत्ति है, ठीक है,
इधर आपकी संपत्ति, तो स्थानीय आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाला ही होगा ना, अंदर वाला आपका जो है क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही आएगा, तो वहाँ पे आपका मैटर पहले जाएगा। अब विभिन्न न्यायालय की जो है अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्ति, मान लीजिए एक कानपुर में है, एक आपका लखनऊ में है, एक आपका सीतापुर में है, एक आपका हरदोई में है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हर जगह उसकी संपत्ति वहाँ पे है, किसी मैटर में हर जगह संपत्ति है, तो मैटर कहाँ पे चलना चाहिए, तो ये मैटर जो है, ये जो है मैटर कहीं पर भी आपका चल सकता है, कहीं पर इन द सेंस कि चारों जगह पे कहीं पर भी आप इसको केस को आगे बढ़ा सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अगला आपका यहाँ पर पॉइंट जो है वो है किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार वहाँ पे। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट में चल संपत्ति अगर जो है वह दो लोगों से विवादित है तो उसमें क्या मैटर होगा, इसको यहाँ पे समझते हैं। व्यवसाय क्या होगा, व्यवसाय क्या वह कर रहा था, क्या वह व्यवसाय गलत काम कर रहा था, ये वहाँ पे एक पहला क्वेश्चन होता है कि उसने जो व्यवसाय किया क्या वह व्यवसाय गलत काम कर रहा था। उस स्थान पर जहाँ गलत तरीके से किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाई गई है वहाँ कोई क्षति हुई है, मतलब अगर जो कहीं पे नुकसान हुआ, क्षति हुई है, वहाँ पे किसी गलत व्यक्ति को वहाँ पे क्षति पहुँचाई गई, क्या वाकई में वहाँ पे और भी कोई क्षति हुई है, ये भी चीज़ वहाँ पे देखना होता है। चल संपत्ति का कारण बना है तो मुकदमा किसी भी स्थान पर संग्रहित हो सकता है। अगर मान लीजिए चल संपत्ति का अगर जो कोई रीजन बना है तो चल संपत्ति में आप मुकदमा कहीं पर भी दायर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ गलत तरीके से क्षति पहुँचाई गई है तो उस स्थान पर जहाँ प्रतिवादी रहता है वहाँ पर भी वो मुकदमा को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। जहाँ व्यवसाय, समझौता या किसी भी प्रकार के नागरिक विवाद को छोड़कर कोई भी विवाद हो, देखो नागरिक विवाद मतलब सिविल वाला आपका विवाद ना हो। अब सिविल वाले में बात करोगे ना तो जैसे पर्सन टू पर्सन विवाद ना हो, बट किसी व्यवसाय का विवाद हो, किसी समझौते का विवाद हो, तो उसके लिए जो है यहाँ पे क्या बताया गया उसको समझिए। वाद की तुलना में व्यवहारिक मामला या फिर ऐसे स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहाँ प्रतिवादी ऐसे स्थान पर रहता है या फिर व्यवसाय करता है जहाँ कार्रवाई का कारण है, मतलब किसी पर्सन का विवाद ना हो बट व्यवसाय का विवाद हो, तो वहाँ क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन रहता है कानपुर में बट उसका जो है मैटर आपका है यहाँ पे नोएडा का, तो क्या है, तो आपका जो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन यहाँ पे मैटर नहीं है बट उसकी जो है व्यवसाय का मैटर है, तो व्यवसाय का मैटर होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका नोएडा में केस चल सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। वैवाहिक विवाद के मामले में जहाँ पति और पत्नी के बीच का अगर जो वहाँ पे मैटर उत्पन्न हुआ हो तो उसमें क्या है, उनके वैवाहिक जीवन के संबंध में जहाँ मामला दायर किया जा सकता है, तो उनके मतलब 3 जगह पे हो सकता है, जहाँ पे उनका शादी हुआ हो, जहाँ पे हस्बैंड रहता हो और जहाँ पे वाइफ रहती हो, तो तीनों जगह आपका मैटर दायर किया जा सकता है। विवाह उस जगह पर संपन्न हो तो वहाँ पर भी आपका हो सकता है दायर, और यही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, जहाँ पे शादी हुआ हो या फिर जो है उनका जो विवाह हुआ हो या फिर जो है पति रहता हो या फिर जहाँ पे पत्नी रहती हो, तीनों जगह में से किसी एक जगह पे आपका मैटर दायर किया जा सकता है। ये आपका अधिकार क्षेत्र की बात चल रही कि कौन सा मैटर कहाँ पे दायर किया जाएगा, इसलिए जो है आपका क्षेत्राधिकार ही चल रहा है ना कि अदालत का कौन सा क्षेत्राधिकार होता है न्यायालय का। अब न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत को हम समझते हैं थोड़ा सा। जहाँ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई स्पष्ट रोक है वहाँ उसकी जांच की जाएगी। जहाँ पे न्यायालय के अधिकार पे कोई स्पष्ट रोक है वहाँ पे इसकी जांच की जाएगी, ठीक है। और उसकी पर्याप्तता का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना प्रदान किए गए प्रासंगिक उपाय को वहाँ पे प्राप्त करेंगे, लेकिन अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने के लिए वह निर्णायक नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी मैटर है तो उसका जो है अगर जो कोई मैटर उस कोर्ट में नहीं जा सकता तो उस कोर्ट में नहीं जाएगा ना, तो उसके लिए क्या उसके अगली कोर्ट में तो जाएगा, तो अगली कोर्ट में उसको भेजना होगा। अगली कोर्ट में भेजना होगा तो उसका एक यहाँ पे नहीं गया बट इसको एक उपाय मिल गया ना कि आगे इसको जाना है। अब इसके द्वारा रेफर किया गया है तो सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि इसको जो है अब उस क्षेत्र को मिल जाएगा, इसको क्षेत्र नहीं मिलेगा, बट ये निर्णायक हो सकता है कि आप इस क्षेत्र में इसको भेज सकते हैं या फिर इस मुकदमे को यहाँ पे भेज सकते हो। ये पहले वाला कोर्ट आपका निर्णायक जो है चीज़ें बता सकता है कि आपको यहाँ पे ऐसे जो है रेफ़र करना होगा। रेफर इन द सेंस कि आपका मान लीजिए कोई मैटर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा रहा है ना, ठीक है, या फिर आपका कोई जो है एसडीएम कोर्ट में नहीं जा रहा है तो उसको आगे क्या वो क्या करेगा कि ये मैटर यहाँ का नहीं है, इससे आगे आप इसको मैटर ले जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाइए या फिर हाई कोर्ट ले जाइए,
तो क्या ये जो चीज़ें होंगी ये एक दूसरे को रेफर करेगी, ये आपको बताएगा कि ये मैटर यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ मेरे कहने का मतलब है, रेफर करने का मतलब आपका अदर कुछ नहीं है। ठीक है, अगला आपको पॉइंट, प्रारंभिक मुद्दों के रूप में क्षेत्राधिकार का आपका जो मुद्दा होता है। अब प्राइमरी जो है केसेस होते हैं उसमें आपका क्षेत्राधिकार का केसेस क्या है उसको समझिए कि आपकी जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9A है उसमें प्रावधान किया गया है, यदि किसी भी आवेदन की सुनवाई के लिए कोई अंतरिम राहत वाले आदेश को देना हो या फिर रद्द करना हो, ठीक है, और उस पर आपत्ति इस तरह से मुकदमे पर विचार करने के लिए न्यायालय को अधिकार क्षेत्र पर भी पक्ष लिया जाता है। मतलब जैसे कोई आपका आदेश मिलना है, ये आपका अंतिम आदेश है, तो इस पर आदेश अंतिम आ सकता है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि अंतिम आदेश उसको रोकना है या फिर जारी करना है। ठीक है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। मुकदमा न्यायालय ऐसे आवेदन की सुनवाई में मुद्दे का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगा। आदेश देने या फिर रद्द करने से प्रारंभिक मुद्दे के रूप में क्षेत्राधिकार के संबंध में अंतरिम राहत प्रदान करेगा। अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको वो जो लास्ट राहत प्रदान करता है नहीं प्रदान करता, वो कोर्ट के ऊपर सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। इसमें प्रावधान है कि किसी भी आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और न्यायालय यथासंभव शीघ्रता से निपटारा करेगा। ठीक है, वह किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। मतलब जो चीज़ें हैं उसका जो है सुनवाई करके अच्छे से, ऐसा नहीं है कि वह जो है जल्दबाजी में कोई काम कर दे, वह अच्छे से अपना निपटारा करेगा, फिर आपका केस हैंडल करके आपकी सुनवाई होगी। मुकदमे की सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। मतलब जैसे आपका अंतिम कोई आदेश आना है बट उसमें कोई आपका एक केस मिल गया, आपका कोई सबूत मिल गया, तो अंतिम आदेश को रोक दिया जाएगा। उस केस की फिर आगे जो मतलब साक्षी का चीज़ों को आगे लिया जाएगा, उसके बाद उस पर सुनवाई होगी। अब धारा 2 में निहित है, मतलब बताया गया कि कानून के प्रावधान धारा 9A न्यायालय को ऐसी कोई भी अंतरिम राहत देने का अधिकार देती है जिस पर विचार कर सकता है। ठीक है, और अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे का निर्धारण इसके द्वारा लंबित है। अब इसका क्या मतलब, इसको देखिए, न्यायालय कहता है कि हम आपको राहत दे सकते हैं। राहत कब देगा, जब उस पास जो है उस पर विचार करने की शक्ति होगी, विचार करने की शक्ति, तब वह जो है कोई भी कोर्ट उस पर राहत दे सकता है, कोई भी अंतरिम आदेश पे। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, हाँ, ये आदेश 14 नियम 2, अभी इसी का आपका ये पॉइंट है, प्रारंभिक मुद्दे के क्षेत्राधिकार का ही मुद्दा है। इसका दूसरा पॉइंट है आपका कि सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाया जाएगा, न्यायालय सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा। अब इसके बावजूद कि मामले का प्रारंभिक मुद्दे पर निपटाया जा सकता है, न्यायालय उपनियम 2 के अधीन सभी मुद्दों पर भी सुनाएगा। अब क्या है, देखो, प्रारंभिक मुद्दे पर भी उसका निपटारा हो सकता है, लेकिन आगे के मुद्दों पर भी उसको निपटारा करा जा सकता है। अगर जो पहले ही हो गया था तो सो गुड, अगर जो नहीं हो पा रहा तो आगे के नियमों पे उसका तो निपटारा होना ही है। जहां कानून तथा दोनों तथ्य के मुद्दे एक ही मुकदमे में उठते हैं, जहां कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे एक ही मुकदमे में उठते हैं, न्यायालय की राय होती है कि मामले में उसके किसी भी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर ना किया जाए, कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है। यदि वह समस्या इससे संबंधित है तो पहले उस समस्या का वह प्रयास करेगा। जैसे कहीं पर आपका तथ्य और कानून का 2 चीज़ों का मुद्दा उठता है, तो सबसे पहले जो उसकी जो प्राइमरी चीज़ों पे वो कानून के मुद्दों पर उसका निपटारा करता है। अब न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कुछ चीज़ें और देखते हैं, वह अब चीज़ें जो है कानून के चीज़ पे उसका निपटारा करता है। अब कानून की चीज़ में क्या हो सकता है, उसका न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो सकता है कि वो भेज सकता है कि यहाँ जो है किस कोर्ट में आता है तो उसके कोर्ट में वह भेज देगा। दूसरा, उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक और उस उद्देश्य के लिए यदि वह उचित समझे तो मुकदमे को निपटारे को जो है रोक सकता है, मुकदमे के निपटारे को रोक सकता है जिस कोर्ट में वो चीज़ें गई हैं। जब तक कि उस मुद्दे का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक उसके अनुसार मुकदमे में निपट सकता है। मतलब जब तक जो है कानून मुकदमे का जो है निपटारा नहीं हो जाता तब तक उसके अनुसार वह मुकदमे से निपट सकता है। वही खारिज कर दिया जाएगा, निपट सकता है और
अगला मुकदमा वही खारिज कर देता है जहाँ मुकदमा प्रकट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और उसको जो है दलील भी वहाँ पे अप्लाई करेगा कि हमको ये केस जो है यहाँ पे निपटवाना है। अब इसके जो है संबंध में आपके 2 केस हुए, रमेश बी देसाई बनाम विपिन वाडीलाल मेहता का केस हुआ, और दूसरा केस आपका राम बनाम जनक सिंह का आपका केस हुआ। ठीक है, ये दोनों ही केस आपके इंपॉर्टेंट है, अगर जो यहाँ पे आप लिखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके जो है एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम आपका जानते हो कि आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी आपका नोटिस जारी नहीं हुआ कि एमसीक्यू होगा या फिर जो है एमसीक्यू होगा या फिर आपका थ्योरी होगा। ठीक है, तो आप जो है एमसीक्यू या फिर थ्योरी, बट यूनिवर्सिटी ने पहले आपकी नोटिस जो है थ्योरी के रिगार्डिंग जो है दिया था कि उसका एग्ज़ाम जो है थ्योरी ही करवाएगी, तो आप 99% जो है आप थ्योरी मान के चलिए। ठीक है, अगर जो 1% में चेंजिंग होता है तो 1-2 दिन में आपको जो है नोटिस कोई ना कोई आ जाएगी। और आपका अगर जो सवाल है कि 1.5 घंटे का पेपर क्यों है, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो है फिर से अपना पैटर्न चेंज करे। जैसे पिछली बार क्या था, आपके 10 क्वेश्चन शॉर्ट करने थे और 1 क्वेश्चन आपको लॉन्ग, 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग करने थे, तो इस बार आधा घंटा आपको कम कर दिया, तो हो सकता है कि आपको जो है 7 क्वेश्चन जो है शॉर्ट करने हो, 1 क्वेश्चन लॉन्ग करना हो, तो ऐसा भी यूनिवर्सिटी अपना बना सकती है। ये जो है सारा कुछ यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको क्या जो है एग्ज़ाम करवाएगी। ठीक है, आप जो है एमसीक्यू जो है हो या फिर जो है थियरी हो, आप जो है थियरी पढ़िए, क्योंकि यहीं से आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बस पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है किस स्तर पर चुनौती। अब चुनौती की बात की जाए तो सीपीसी की धारा 21 क्षेत्राधिकार को चुनौती देने के चरण से संबंधित है। अब सीपीसी की धारा जो है 21 मतलब जो है ये क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ये क्षेत्राधिकार में आता है, इन सारी चीज़ों की जो है धारा 21 में बताया गया है। अब महत्वपूर्ण श्रेणियाँ क्या हैं, और देखा जाए तो एक अदालत के क्षेत्राधिकार का कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, उसका क्षेत्र के आधार पे, उसके आर्थिक स्थिति पे और विषय वस्तु के आधार पे। ठीक है, तो अगर जो आपका आया क्वेश्चन कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है बताइए, तो वहाँ पे जो है सबसे पहले जो आपको पॉइंट आ जाएगा उसको 3 आधार पे डिवाइड किया जाता है। किसके आधार पे? क्षेत्रीय आधार पे, आर्थिक आधार पे और उसे विषय वस्तु के आधार पे। ठीक है, ये वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अगला आपका पॉइंट, अब यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, तो जहाँ तक क्षेत्रीय और आर्थिक क्षेत्राधिकार का सवाल उठता है तो वहाँ पे आपत्तियां भी आती हैं। इस तरह के क्षेत्राधिकार को जल्द से जल्द संभव अवसर पर लिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में या मुद्दे को निपटारे से पहले कानून अच्छी तरह से वहाँ पे स्थापित हो जाना चाहिए। यदि इस तरह की आपत्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो इसे लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मान लीजिए आपका जो है जल्द से निपटारा नहीं हो सकता, तो उस पर आप उस केस को आप हैंडल ना करिए। ठीक है, और उस संबंध में क्षेत्राधिकार पूरी तरह से अलग होता है, एक अलग पायदान होता है, जहाँ किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्षेत्राधिकार अगर जो नहीं है तो उस कानून का मतलब उस अदालत का चीज़ें अलग होती हैं, जहाँ पे क्षेत्राधिकार होता है उस आपका अदालत की चीज़ें अलग होती हैं। कानून, चार्टर या फिर द्वारा लगाई गई किसी भी सीमा के कारण मुकदमे का विशेष आयोग यह कारण का मामला नहीं उठा सकता। ठीक है, मतलब मुकदमे का विषय आयोग यह मामला नहीं उठा सकता कि एक अदालत द्वारा पारित एक आदेश कोई भी क्षेत्राधिकार सुनिता नहीं है। ठीक है, यदि इसकी अमान्यता कभी भी स्थापित की जा सकती है। मतलब क्या है, अभी ऐसा नहीं है कि कोई भी मान लीजिए आपका क्षेत्राधिकार शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट यहाँ पे समझना होगा। एक आदेश कोई भी क्षेत्र का अधिकार शून्यता नहीं है। कोई भी आदेश है तो उसका इसका मतलब नहीं कि उसका आदेश बस उसका जो है उस क्षेत्र में उसका बिल्कुल आदेश जो आपका शून्य के बराबर है, तो ऐसा नहीं है। जहां भी इसे लागू करने या फिर भरोसा करने की मांग होती है वहां पे निष्पादन के चरण में यहाँ तक कि संप्रभाविक कार्रवाई में भी जो क्षेत्राधिकार का दोष के आधार पर आघात करता है। आघात मतलब उसको चोट पहुंचाता है। न्यायालय कोई भी डिक्री मतलब आदेश पारित कर सकता है और ऐसे दोष को सहमति से भी ठीक नहीं किया जा सकता। न्यायालय कोई भी जो है आदेश पारित कर सकता है और इसको जो है रोका नहीं जा सकता। ठीक है, मुख्य अभियंता जल विद्युत परियोजना बनाम रविंद्रनाथ की रिपोर्ट की वहाँ पे आई, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एक बार मूल डिक्री स्वयं को क्षेत्राधिकार के बिना
और कोरम नॉन के सिद्धांत में प्रभावित माना जाएगा। मतलब अगर जो मूल डिक्री में प्रभावित कर दी गई है, लागू कर दी गई, तो उसको माना जाता है। न्याय केवल इस आधार पर इसे बरकरार रखने का कोई सवाल ही नहीं होगा कि क्षेत्राधिकार पर आपत्ति प्रारंभिक या फिर प्रथम अपीली में ना ली गई हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो पहले आपने अपील किया उसमें अगर जो उस अदालत ने केस नहीं लिया तो ऐसा नहीं है कि उसको मतलब जो है उसको जो है अधिकार नहीं है, उसका अधिकार होता है, उसको जो है कोई भी इस आधार पे जो है बरकरार रखने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है। क्षेत्राधिकार के बारे में अगर जो चीज़ों की धारणा देखी जाए तो उसको यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि किसी मुकदमे पर विचार करना सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, वर्जित हो या ना हो वो बाद की बात है। प्रत्येक अनुमान लगाया जाना चाहिए कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का पक्ष सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार नागरिक कारणों का मनोरंजन करने के लिए तथा आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता तब तक कि प्रतिमा को पुनर्जीवित ना किया जा सकता जब तक कि वह सामने ना आई हो। मतलब कोई भी केस है तब तक जो है उस पर जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता जब तक वह केस सामने ना आया हो। जब कोई भी केस सामने आता है तब उसके ऊपर जो है कानून, मान लीजिए वो कानून बना है तब तो ठीक है, अगर जो नहीं बना तो उसके ऊपर कानून की चीज़ें आगे आती हैं, तब कानून बनाया जाता है। अभी ऐसे ही समझिए कि जैसे कोई भी चीज़ें हैं, अगर जो मान लीजिए 1 + 1 = 2 आप 2 जानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 1 + 1 + 1, अब मान लीजिए ऐसा कोई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो चीज़ें आपको पता होगी ना तभी आप इसको आंसर दे पाओगे, अगर नहीं पता होगी तो आप इसको क्या करोगे, तो आप इसकी खोज करोगे। उसी तरह से अगर जो कोई भी केस सामने आता है उसके बारे में कानून होगा तो उस पर जो है विचार किया जाएगा, और नहीं आएगा तो उसके लिए नियम बनाए जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया। अगला आपका पॉइंट है प्रकृति का निहितार्थ और सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संबंधित आपके सामान्य जो सिद्धांत हैं उन पे यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है। एक सिविल कोर्ट को सिविल प्रकृति के मुकदमों को सुनवाई करने का अधिकार होता है, ठीक है, और उनके अलावा उनको चीज़ों को वर्जित किया जाता है। किसी न्यायालय का क्षेत्र अधिकार या फिर क्षेत्र ना प्रदान करना ना छीन सकता है। किसी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र ना तो प्रदान कर सकता है और ना ही छीन सकता है। जैसे हाई कोर्ट का क्षेत्र जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं छीन सकता, और हाई कोर्ट का जो है क्षेत्र जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं छीन सकता। जैसे यहाँ पे समझो तो ए पर्सन है, यहाँ पे ऐसे समझिए, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका हाई कोर्ट है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इसके पास जो भी अधिकार हैं, जो भी A to Z सारे अधिकार हैं, ये पर्सन नहीं छीन सकता। इसके अधिकार ये नहीं छीन सकता, इसके अधिकार ये नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार ना तो ये मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से छीन सकता है और ना तो हाई कोर्ट। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिकार मतलब एक दूसरे का कोई कुछ छीन नहीं सकता। जिसके पास जो अधिकार है उसके पास वही अधिकार रहेंगे। अधिकार क्षेत्र के बिना किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री निरर्थक है। अगर जो उसके पास कोई अधिकार नहीं, जैसे मान लीजिए आपके पास अधिकार है 100 रुपये खर्च करने का, या फिर आप कह सकते हो जैसे आपके पास चेक है और चेक में आपके जो है एक आपके अकाउंट में कितने हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। और तो 1 लाख रुपए के अंदर तक के आप जो है सारे रुपए खर्च कर सकते हो, वो आपके अधिकार में आता है। जैसे ही आप 1 रुपये गए, 1 लाख + 1 रुपया गए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाता है, तो वो आप उसको नहीं खर्च कर सकते। तो वो आपकी जो चेक होती है ना, वो आपकी चेक बेकार जाती है। उसी तरह से जो कोर्ट में जो आदेश होता है वही कोर्ट वही अधिकार क्षेत्र में वह जो है अपनी डिक्री पारित करता है। अगर जो उसके बाहर वो डिक्री पारित करता है तो वो चीज़ें बेकार होती है, तो वो डिक्री कोई भी काम की नहीं देती है। क्षेत्राधिकार की कमी और उसके अनियमित प्रयोग के बीच एक दूरी होती है। प्रत्येक न्यायालय के पास अपने स्वयं के न्यायशास्त्र के प्रश्न का निर्णय लेने की अंतर्निहित शक्ति होती है। किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार वाद पत्र में दिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार तय करने के लिए किसी मामले का सार नहीं बल्कि उसका स्वरूप होता है। प्रत्येक पूर्ण धारणा सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के पक्ष में की जानी चाहिए। सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का बाहर करने वाली प्रतिमा को सख्ती से विचार किया जाना चाहिए। यदि किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार का भार उस पक्ष पर है
जो उसका दावा करता है, तो यहाँ पर किसी भी क्षेत्र सिविल कोड का क्षेत्राधिकार वर्जित है, तो वहाँ पे उसको तय करना होगा कि किस अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन किया जा सकता है और उस पर क्या आदेश पारित किया जा सकता है। अब निष्कर्ष यहाँ पे सिंपल सा चीज़ ये है कि सिविल न्यायालय संहिता को जो है स्पष्टीकरण जो सारा कुछ है उदाहरण 9 में मुख्य रूप से संबंधित है। किसी मामले पर विचार करने के लिए सिविल अदालत के पास उसका अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, तब उस पर वह विचार कर सकता है। बस ये आपको यहाँ पे इतना सा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो इसकी जो है सिलेबस की अगर जो बात करोगे तो ये इसका जो है सिलेबस में आपका कंप्लीट होगा, आपको इसके क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है, मैं आपको आज क्वेश्चन की PDF यहाँ पे सेंड करता हूँ, क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।